गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड ओवरव्यू। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें ओवरव्यू मैक्सिमम टॉपिक्स को इसमें हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आ पाए उनके लिए इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, is the study of the relationships between living organism including humans and their physical environment. Then ecology अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो क्या है? पारिस्थितिकी हिंदी में कहा जाता है इसे, जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक मतलब जीवित और एबायोटिक निर्जीव या अजीव जिसे कह सकते हैं हम। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी जीव का अपने वातावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंटरेक्शन एक जीव का अपने आसपास के वातावरण से, क्योंकि उसे एक निवास स्थान चाहिए जहाँ का टेम्परेचर, हीट, सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि उसके लिए आवश्यक है। और वो जीव भी इन बायोटिक फैक्टर या इस अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है। तो इकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म देयर इन्वायरमेंट्स और सराउंडिंग इज नोन एज इकोलॉजी। देन इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट। हैबिटेट वो जगह जहाँ पर कोई भी जीव रहता है, उसका नेचुरल प्लेस। Many species can survive in more than one environment, but each species has its home or habitat. Fish may be able to live in fish tank, but would rather live in the wild. Then basic concept of ecology क्या है? The fundamental idea behind the study of ecology is that all organisms are interdependent. They interact with one another and physical environment. Then इकोसिस्टम को जैसे कि भी मैंने बताया कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में डिवाइड किया जाता है। बायोटिक फैक्टर में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग में एबायोटिक में नॉन लिविंग जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर, उसकी लाइट, रेन, पानी, जो ये टोपोग्राफी है, डिफरेंट टाइप के वाटर लेवल, ये सभी एबायोटिक फैक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सिस्टम का होना जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर यहाँ पर जो प्रोड्यूसर के लिए मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो सनलाइट होती है। इन प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश या जो सनलाइट होती है उसका यूज़ में लेके, और जो लाइट यूज़ की जाती है उसको केमिकल एनर्जी से फूड में कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, प्लांट लाइक प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटिस्टा, एल्गी द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा ये काम किया जाता है। वो सभी तीनों प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में उपस्थित जो सेल्स होती है, क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से एनर्जी को लेके ऑक्सीजन और CO2 और H2O के साथ कंबाइंड होके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल सिंथेसिस करते हैं और इनके द्वारा केमिकल एनर्जी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। देन प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर, क्योंकि उनके द्वारा जो एनर्जी, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनका उपयोग कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है और वही एक एनर्जी का सोर्स होता है जो कि एक से दूसरे कंज्यूमर्स तक फ्लो होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी एंड फूड सप्लाई आर नोन एज कंज्यूमर, जिन्हें कि हीट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। जैसे कि ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये काव है जो कि ग्रास ईटिंग कर रही है।
देन कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। हर्बीवोरस जो केवल ग्रीन प्लांट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं। कार्निवोरस जो कि केवल एनिमल्स को ही अपना भोजन बनाते हैं। देन ऑमनीवोरस कुछ इस तरह के जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपना भोजन बनाते हैं। देन डीकम्पोज़र की कैटेगरी में वो सूक्ष्म जीव आते हैं या स्कैवेंजर्स आते हैं जो कि डेड या ऐसे पदार्थ जो कि ख़राब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ में लेते हैं। देन energy flow through an ecosystem is in one direction from the sun to or inorganic compound to autotrophs producer and then go to heterotrophs। यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है, जो कि एनर्जी की जो ऊर्जा के नियम है उसके अकॉर्डिंग एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। जैसे कि प्लांट्स के द्वारा अपना प्रोड्यूसर जो है वो फूड बनाते हैं, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर तक भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अ सीरीज ऑफ स्टेप इन विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग। खाने व खाए जाने की प्रक्रिया को फूड चेन कहा जाता है, जिसमें कि कोई भी एक जीव दूसरे के लिए भोज्य पदार्थ या भोजन बनता है और वो किसी दूसरे को कंज्यूम करता है। तो एरो गो इन द डायरेक्शन टू हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, स्टार्ट विद प्रोड्यूसर एंड एंड विद टॉप कंज्यूमर और कार्निवोरस। जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये फूड चेन को शो कर रहा है जो कि एक सिंगल लाइन में है, एक के बाद एक खाने व खाए जाने की प्रक्रिया को शो कर रहे हैं। पर हमेशा जो फूड चेन होती है एक सीधी लाइन में नहीं होती है, हम फूड वेब के रूप में होती है। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन विद इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। जैसे कि ग्रास ऐसा नहीं है कि माइस की उसको अपना भोजन बनाएगा, रैक्यून भी जो कि ओमनिवरस जीव होते हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं। उसके बाद जो माइस है ऐसा नहीं है उसको हवाक भी अपना भोजन बनाए, इसको रैक्यून और वेल सील्स भी बना सकती है। और ये एक नेटवर्क या जाल जैसी संरचना में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम पिरामिड्स पढ़ेंगे, उससे पहले ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ट्रॉपिक लेवल ईच स्टेप इन अ फूड चेन और फूड वेब ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो लेवल है ये नीचे, जैसे इनको हम इस तरह से रखते हैं पिरामिड की तरह, जिसमें कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर आते हैं और ये लेवल फर्स्ट होता है। उसके बाद कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोरस या ओमनिवोरस होते हैं, टर्शरी या टॉप कार्निवोरस होते हैं। ये इनके ट्रॉपिक लेवल हैं। ये ट्रॉपिक लेवल को हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल, जैसे घास के मैदान का ट्रॉपिक लेवल देखें तो ये ग्रास है प्रोड्यूसर, जिनको कि प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में लिया जा रहा है, सेकेंडरी एंड ये टर्शरी, ये एक पिरामिड बन गया। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड डायग्राम के रूप में इसको प्रेजेंट करना होता है। जो भी हम ट्रॉपिक लेवल को अभी हमने पढ़े हैं उनको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो इकोलॉजिकल पिरामिड के अंतर्गत आती है। डायग्राम दैट शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूड विद ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन और वेब। जैसे कि इन डायग्राम्स में हम देख सकते हैं ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जो एनिमल्स हैं उनको शो कर रहा है, और जब हम इनको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं तो एक संरचना बनती है जिसको कि पिरामिड कहा जाता है। अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड शो करता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जो कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी को शो करता है। ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल यूज द अवेलेबल एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस
such as growth, photosynthesis, cellular respiration, metabolism, etc. and release some energy as heat. जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे हो, अगर वो जो एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, स्टोर कर रहा है, तो वो उसमें से कुछ एनर्जी यूज़ में लेता है अपने जो भी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आदि में, और कुछ मात्रा जो होती है एनर्जी की वो रिलीज़ हो जाती है हीट के रूप में। तो उसके द्वारा जो स्टोर की हुई एनर्जी होती है वो कुल एनर्जी का केवल 10% ही होता है, और वही 10% आगे फर्दर ट्रॉपिक लेवल को मिलता है। नेक्स्ट, every chemical process that happen in your body released heat as a byproduct. नेक्स्ट, जो कि एनर्जी का जो रूल है, कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ओनली अबाउट 10% ऑफ अवेलेबल एनर्जी विद इन अ ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर जो बायोमास है और एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। बायोमास पिरामिड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर ये एनर्जी का पिरामिड है और ये बायोमास का पिरामिड है, जिसमें कि ये दोनों ही सीधे हैं। ये शो कर रहा है कि जो एनर्जी है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी 10% ही पास होती है। ये वापस इसका 10%, तो हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर से लास्ट कंज्यूमर तक जाने में 10% का रिडक्शन आता है। इसी तरह से जो बायोमास है उसमें जो प्रोड्यूसर है उसका बायोमास सबसे अधिक होता है, नेक्स्ट सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर का उससे थोड़ा कम। इस तरह से शो करता है। एनर्जी एंड बायोमास पिरामिड रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच लेवल as well as amount of living tissue both decrease with each increasing tropic level. Then एक और वर्ड है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इट्स मीन कि किसी भी पदार्थ का की मात्रा का बढ़ना, जो कि हम इस एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि बायोमैग्निफिकेशन का काम करते हैं। सबसे पहले डीडीटी स्टार्टिंग में बहुत पहले पेस्टिसाइड के रूप में बहुत यूज़ में लिया जाता था। हर किसी जो फार्मर्स हैं वो डीडीटी पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते थे, वो बहुत कम मात्रा में यूज़ करते थे। लेकिन जब बाद में स्टडी किया गया इन एनिमल्स में इन पेस्टिसाइड की जब मात्रा देखी गई तो वो बहुत अधिक थी, जिसको कि बायोमैग्निफिकेशन टर्म्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में देखते हैं, डीडीटी जो कि यूज़ किया जाता था और पानी के अंदर उसकी जो मात्रा थी वो बहुत ही कम 0.00003 ppm थी, और जू प्लैंकटन में उसकी जो मात्रा है 0.04 ppm देखी गई। स्मॉल फिशेस में डीडीटी की मात्रा 0.5 ppm, दैन लार्ज फिश में 2 ppm एंड देन जो ये है फिश ईटिंग बर्ड्स में डीडीटी की मात्रा 25 ppm तक देखी गई है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है, निके या नीच भी कहा जाता है इसे। द इकोलॉजिकल निके इन्वॉल्व्स बोथ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव एंड द रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज़ इन इट्स हैबिटेट। निके या नीच कहा जाता है किसी भी एनिमल या किसी भी जीव का प्रोफेशन। जैसे कि हैबिटेट उसका एड्रेस है, तो निके वो क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, द इकोलॉजिकल निके ऑफ सनफ्लावर ग्रोइंग इन एन बैकयार्ड इंक्लूडिंग एब्जॉर्बिंग लाइट, इसका काम है वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म एंड गिविंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये सनफ्लावर अपने जहाँ रह रहा है, जहाँ उसका हैबिटेट है, वहाँ ये इसका काम है, प्रोफेशन है। The ecological decay of an organism depend not only on where it lives but also on what it does. By analogy, it may be said that the habitat is the organism address and the niche is its profession, biologically speaking. Then
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो भी स्पीसीज़ या जो भी जीव रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई छोटे जीव बड़े जीव, उन सभी में कंपटीशन या एक प्रकार का इंटरेक्शन होता है। स्वयं की जाति के साथ साथ अन्य जातियों के साथ भी शेल्टर, फूड और पार्टनर के लिए कंपटीशन की क्रिया होती है, क्योंकि जो बड़े जीव होते हैं उनको अपने टेरिटरी एरिया को ऑक्यूपाई करने वाले जीवों से बचाने के लिए कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कंपटीशन। When two organisms of the same or different species attempt to use an ecological resources in the same place at the same time is known as competition। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ये लॉयन जो है, बाकी जो यहाँ कुछ हायना है, ये इनसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उनको अपना भोजन बनाते हैं और उनको अपने इस क्षेत्र से भगाने की कोशिश करते हैं, भगाते हैं वैसे तो। देन ये है मंकीज कम्पीट विथ ईच अदर एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ये अपने फूड के लिए, जैसे इनकी टेरिटरी एरिया में कोई और स्पीशीज़ या इन्हीं के कोई दूसरे साथी यहाँ आ जाएंगे तो उनको भगाएंगे, यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। देन रामास कम्पीट विथ ईच अदर फॉर मेट्स। ये स्वयं की स्पीसीज़ के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ये एक स्क्वायरल की एक स्पीसीज़ है जिसमें कि ऑरेंज और एक ग्रे स्पीसीज़ है, क्योंकि ये ग्रे स्पीसीज़ उस क्षेत्र में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ब्रीड करने के लिए बहुत सक्सेसफुल थी, इसलिए इनकी जो संख्या है वो बढ़ती गई और ये डिसअपियर हो गए। ये इन्वायरमेंट का कंपटीशन था। देन नेक्स्ट है प्रीडेटेशन, या एक शिकार करना वाली जो प्रक्रिया है, क्योंकि अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रीडेटर होता है, एक प्रे होता है। प्रीडेटर जो भोजन को किसी को अपना शिकार बनाता है, और प्रे वन दैट इज़ द फूड, जो कि भोजन के रूप में खाया जाता है। दोनों के मध्य बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर प्रीडेटर या प्रे में से किसी को भी हटा दिया जाए तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है बिल्कुल चरमरा जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रे को हटा दिया जाए तो प्रीडेटर की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इनको फिर फूड नहीं मिलेगा। और अगर प्रेडेटर को हटा दिया जाए तो प्रे की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी जिससे यहाँ पे फूड की स्कैरसिटी हो जाएगी। ये जब फूड नहीं मिलेगा तो ये स्वयं ही अपने आप ही नष्ट होते जाएंगे। देन नेक्स्ट है म्यूटालिज्म। म्यूटालिज्म जो कि एक टर्म जिसमें बोथ जो स्पीसीज़ होती हैं उनको वो बेनिफिशियल रहती हैं, उनको दोनों को लाभ होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, इंसेक्ट एंड फ्लावर्स। यहाँ फ्लावर्स और इंसेक्ट के बीच में जो रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से बेनिफिट रखते हैं। जैसे कि ये बीज या कोई भी फ्लावर के साथ मकरंद, परागकण या जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनसे लेते हैं स्टोर किया हुआ, और साथ में ये उनका परागकण की क्रिया को करते हैं। एक और एग्जांपल जिसमें कि ये एक एनिमल ऐसी किसी क्षेत्र से, बस इसको कोई मूव करना होता है, जा रहा है ये बफेलो, और या कोई भी जानवर यहाँ से मूव करेगा, और ये जो घास वास में बैठे हुए छोटे छोटे जीव होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पक्षी होते हैं ये उनको अपना भोजन बना लेते हैं। एक और पक्षियों के ऊपर जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो इनके द्वारा खाए जाते हैं, जिससे इनको भी फ़ायदा होता है और पक्षियों को भी फ़ायदा होता है। देन कमर्शियलिज्म जिसमें कि एक जीव को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ये बया के घोंसले जिसमें ये पेड़ पे लटके हुए हैं, इनको यहाँ पे स्थान मिल रहा है लेकिन पेड़ को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से जैसे कि ये शार्क हैं और शार्क के साथ अटैच ये फ़िश, जो जहाँ पर शार्क जाती है उसके साथ ये फ़िश साथ में जाती है, जो कि आराम से बहुत शेल्टर के साथ या सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँच जाती है, लेकिन इस शार्क को कोई फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिज्म।
जिसमें one organism live on an or inside another organism and harm it. The parasitic obtain all or part of its nutritional need for the host. जैसे ये पैरासाइट होते हैं, ये किसी भी जीव पर अंदर या बाहर रहते हैं जो कि नुकसान ही पहुंचाते हैं। खुद को तो फ़ायदा होता है लेकिन होस्ट को नुकसान होता है। जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। वास्प एग्स ऑन बैक ऑफ कैटरपिलर। इस कैटरपिलर को कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन ये वास्प के एग्स को अपने साथ ले जा रहा है। मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन। सी लैम्प्रे फीड ऑन फ्लूइड ऑफ अदर फिश। ये कुछ एग्जांपल है। थैंक यू।